किसने सोचा था कि गांव का पंडित, जिसकी नूरानी छवि सबको संतुष्टि देती है, असल में ठगों के सबसे खतरनाक षड्यंत्र का वास्तुकार हो सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर पंडित और ठग की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव की सुबह हमेशा की तरह धुएं में भीगी थी, पर उस दिन हवा में कुछ अलग कंपन था, जैसे कोई गुप्त फुसफुसाहट तैर रही हो। लोग अपनी चौपालों में सुस्ताई बातें कर रहे थे, बच्चे मिट्टी में उथल पुथल कर रहे थे और गायें भी शायद किसी अनदेखे खतरे को आंख दबाकर देख रही थीं। कुछ तो होने वाला था, ये बात हवा ने पहले ही बता दी थी, पर गाँव वाले हमेशा की तरह अनसुना कर देते। उसी सुबह कच्ची सड़क पर खड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। कोई अजनबी, लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक जो थोड़ी ज्यादा ही चमकदार थी, जैसे दो धारदार सुइयां किसी को भेदने को तैयार। उसने फटे से कोट की जेब से एक पुरानी ताबीज निकालकर धीरे से चूमा। लोग डर भी रहे थे, पर उत्सुकता का नशा ज्यादा था। अजनबियों के बारे में गांवों में कहानियां बहुत होती हैं, पर असली अजनबी जब सामने आए तो दिल एक पल के लिए रुक भी जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव का चतुर पंडित अपनी बुद्धि पर इतना अभिमान करता कि कभी कभी खुद भगवान भी हंस देते होंगे। वह अपनी पुरानी चटाई पर बैठकर पन्ने उलटता, पता नहीं पढ़ रहा था या बस दिखावा था, पर फिर भी चेहरे पर ऐसा भाव जैसे संसार का सबसे गूढ़ रहस्य उसी क्षण उसने जान लिया हो। उसकी आदत थी कि वह हर बात में तर्क घुसेड़ देता, और गांव वाले भी जानते थे कि पंडित की जुबान से निकली चीज चाहे सच हो या न हो, उसकी ध्वनि इतनी भारी होती कि सुनने वाला सहम जाता। अजनबी जब मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, पंडित ने चश्मा थोड़ा नीचे खिसकाया। उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे किसी पुरानी किताब का फटा पन्ना जांच रहा हो। कौन हो भैया, और यहाँ किस कर्म के फेर में टपक पड़े? उसने कहा, थोड़ी रूखी, थोड़ी मीठी आवाज में। अजनबी मुस्कुराया, वो मुस्कान जो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, जितनी होनी नहीं चाहिए थी, और बोला, रास्ता भटक गया था पंडित जी, और सुना है यहाँ बुद्धिमान लोग रहते हैं, सो सोचा थोड़ी सहायता मांग लूं। वो आखिरी शब्द थोड़े टेढ़े से निकले, जैसे उसमें कोई और अर्थ छुपा हो। पंडित ने झट से भांप लिया कि ये आदमी एकदम सीधा साधा नहीं, अंदर किसी चाल का चलन घूम रहा है। पर पंडित भी कोई कम नहीं था, उसने भी अपनी चतुराई का कांटा तेज कर लिया। गांव के लोग पास चुपचाप खड़े, सबकी सांसें अटकी हुई, जैसे किसी नाटक का पहला दृश्य खुला हो और पर्दा बिना आवाज के हटने वाला हो। अजनबी ने पोटली खोली, उसमें कुछ चमकीले सिक्के थे, इतने चमकीले कि सूरज की किरणें भी उनके सामने कमजोर लगने लगीं। उसने कहा, ये सब एक साधारण से खेल के बदले बस आपकी बुद्धि की परीक्षा है और मेरा थोड़ा सा मनोरंजन। जीत गए तो सब आपका, हार गए तो बस कुछ छोटा सा ले लूंगा। लोग घबरा गए, पर रोमांच भी पैदा हुआ। कमरे में अचानक ठंडक भर गई, अजीब तरह की। पंडित ने गला साफ किया, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी दिखावा। ठीक है, खेल क्या है? अजनबी की आंखें चमकी। सिर्फ ये बताइए कि मैं कौन हूँ। सवाल सुनकर पंडित पहले हंसा, फिर अचानक चुप, फिर हंसा, फिर कुछ सोचता रह गया। अचानक से गांव में हवा स्थिर हो गई। बच्चे खेलना भूलकर पास आ गए, कुत्ते भी अजनबी से दूर दूर होकर बैठ गए, जैसे कोई अदृश्य दहशत भीतर से चुभन बनकर फैल रही हो। पंडित ने अजनबी को गौर से देखा, कदम, चाल, सांस, आंखें, सब कुछ, पर उसमें कुछ ऐसा था जो किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठ रहा था। एक पल को लगा कि इस आदमी के पीछे बहुत पुरानी परछाइयां खड़ी हैं, जो शायद इस गांव के नाम से भी पुरानी हो। पर पंडित ने खुद को संभाला और बोला, तुम कोई व्यापारी हो जो सोना दिखाकर गांव वालों को फंसाना चाहता है। अजनबी धीरे से हंसा, इतनी धीमी कि लगता था हवा खुद उसकी हंसी उठाकर फैला रही हो। नहीं पंडित जी, ये जवाब तो दुनिया भर के पंडित दे देते, फिर से सोचिए। अचानक पंडित की रीढ़ में झुनझुनी दौड़ गई। क्या था इस आदमी में? कोई धोखेबाज, कोई साधु, या कुछ और? मस्तिष्क में विचार ऐसे टकरा रहे थे जैसे दो बैलगाड़ियां एक ही रास्ते पर भिड़ जाएं, और इसी उलझन के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अजनबी ने पंडित की ओर झुककर कान में बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात सपने में देखते हो। पंडित जैसे पत्थर हो गया, सांस रुक सी गई। एक क्षण के लिए उसे कैसे पता था उसके सपनों का, ये तो किसी को नहीं मालूम था। लोगों ने देखा कि पंडित का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे अचानक सारी चतुराई उसके मन से निकलकर जमीन पर बह गई हो। पर कहानी तो बस अब शुरू हुई थी। पंडित ने कांपते होंठ से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अजनबी ने मुस्कुराकर पोटली बंद की। बस तुम्हारा एक फैसला जो गांव की किस्मत बदल देगा। और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। नीचे से ऊपर तक खामोश हलचल, जैसे कोई तूफान अपने पैरों की आहट दबाकर गांव में प्रवेश कर चुका था।
और अब किसी के पास छुपने की भी जगह नहीं बची थी। ये दो शब्द जैसे दो तलवारें जो हवा में एक ही बिंदु पर लटक रही थीं। पंडित ने धीरे धीरे अपनी सांस को संभाला, पर दिल अभी भी अनियमित ढोलक की तरह धड़क रहा था। वह आदमी या ठग जो भी था, उसकी नजरें इतनी स्थिर थीं कि लगता था जैसे वह पंडित के सिर के अंदर घूमती हर सोच को सुन पा रहा हो। गांव वाले थोड़ी दूरी पर खड़े, पर उनकी आंखें ऐसी चिपकी थीं दृश्य से जैसे कोई रोमांचकारी खेल शुरू हो गया हो और कोई भी पलक झपककर एक पल भी मिस नहीं करना चाहता। पंडित ने मन ही मन खुद को झिड़का, अरे क्या हो गया है? एक अजनबी ने दो शब्द क्या कह दिए? तुम पंडित होकर डर गए, तुम तो चतुर कहलाते हो। चतुर? पर मन की हिम्मत और चेहरे का आत्मविश्वास कभी कभी दो अलग जात के जीव हो जाते हैं। ठग ने, अब तक वो ठग ही लगता था, अपनी उंगलियों से हवा में कुछ रेखाएं खींची, जैसे किसी अदृश्य कागज पर कोई खेल का नक्शा बना रहा हो। उसकी मंद मुस्कान अब भी वही थी, नरम पर भीतर से खुरदरी। देखिए पंडित जी, उसने कहा, हर शब्द को थोड़ा खींचते हुए, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, मेरी नहीं है और आपकी मैं देख रहा हूँ। पंडित का गला सूख गया। उसकी कमजोरी उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या है, या शायद जानता था पर मानना नहीं चाहता था। खेल अभी पूरा शुरू भी नहीं हुआ है। ठग ने कहा, आपको सिर्फ एक बात बतानी है, एक बहुत छोटी सी बात, पर उसका प्रभाव। उसने धीमी सांस खींची, जैसे हवा में कुछ पल के लिए झर घोल रहा हो, पूरे गांव पर पड़ेगा। लोग पीछे हटे, डर था पर मोह भी। क्या पूछना है? पंडित ने आखिर हिम्मत जुटाकर कहा। ठग ने पोटली से एक पुरानी सी मिट्टी लगी तस्वीर निकाली। तस्वीर में कोई चेहरा नहीं था, बस फीकी परछाइयां। पर अजीब बात यह थी कि जितना अधिक देखें उतना लगता कि तस्वीर में कोई है, बस आंखें आदमियों वाली नकल नहीं कर पा रही थीं। ठग ने तस्वीर पंडित के हाथ में रखी और फुसफुसाया, बताइए ये कौन है? पंडित के हाथ कांप उठे। कैसे बताता? तस्वीर में चेहरा ही नहीं था, पर ठग की नजर ऐसी चुभ रही थी जैसे वो जवाब जानता है, और ये परीक्षा बस दिखावा नहीं बल्कि कुछ दहला देने वाली सच्चाई की ओर जा रही है। पंडित ने तस्वीर को थोड़ा पीछे किया, थोड़ा झुक कर देखा, और अचानक उसके मन में एक अजीब सा क्षण उभरा, जैसे उसने ये तस्वीर कहीं देखी हो। कहां, कब और किसके हाथ में? यह बात उसके तर्क की बारीक जाल में फंसकर टूटने लगी। ठग धीरे से बोला, ध्यान से देखिए पंडित जी, कभी कभी चेहरा दिखाई नहीं देता पर पहचान फिर भी होती है। आप जैसे बुद्धिमान आदमी को यह बात समझनी चाहिए। एक पल में पंडित की चतुराई ने फिर सिर उठाया। कमजोर पर जिंदा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये कोई ऐसा है जिसे तुम छुपाना चाहते हो, इसलिए चेहरा मिटा दिया है। एक धोखा, तुम मुझे डराना चाहते हो। गांव वाले हल्के से फुसफुसाए, क्या पंडित ने सही कहा? ठग मुस्कुराया, धीमे, लंबा और उतना ही बेचैन कर देने वाला। अगर मैं धोखा देना चाहता पंडित जी, तो चेहरा बनाकर देता, मिटाकर नहीं। उसका जवाब जैसे कंधे पर किसी ने भारी हाथ रख दिया हो। पंडित के चेहरे की हवा थोड़ी सी फिर निकल गई। ठग ने पंडित की आंखों में गहराई तक झांका और कहा, सवाल का जवाब दीजिए, वरना खेल वहीं से शुरू होगा जहां लोग खेलना नहीं चाहते। हवा अचानक भारी हो गई। गांव के पेड़ भी जैसे हिलना भूल गए। किसी की सांस अटकी, किसी का दिल। पंडित ने तस्वीर को पकड़ा और आंखें बंद की। तभी एक सेकंड के लिए, एक बिल्कुल क्षण भर को उसे लगा कि तस्वीर में चेहरा उभर रहा है, धुंधला, चलायमान और भयानक रूप से परिचित। उसने झट से आंखें खोली। चेहरा फिर गायब था, पर मन में अचानक एक नाम कांप गया, अधूरा, अधूरा सा। ठग ने ताली बजाई, धीमी और टेढ़ी। लगता है आपको किसी की याद आ रही है, बोलिए पंडित जी, कौन है वो? और पंडित के होठों पर एक नाम अटक गया, एक नाम जिसे बोलने से पहले ही उसकी गर्दन पर ठंडी हवा फिसल गई। एक ऐसा नाम जिसे कह देने के बाद शायद गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। कहानी अब और गहरी होने वाली थी, बहुत गहरी। की मुस्कान इतनी मुलायम थी कि ऊपर से देखो तो बस शहद टपकता लगे, लेकिन भीतर कहीं कोई नुकीला कांटा छिपा था जो सही वक्त पर चुभने वाला था। पंडित तस्वीर को पकड़े खड़ा था, हाथ थोड़े कांपते हुए, जैसे तस्वीर का वजन अचानक बढ़ गया हो, अनजाने डर का वजन। गांव वाले गोल घेरा बना चुके थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे जमीन ने उनके पैरों को चुपचाप पकड़ लिया हो। ठग ने धीरे धीरे सिर तिरछा किया और बोला, नाम बोलिए, बस नाम। छोटी सी बात है पंडित जी। पंडित ने होंठ भींचे। उसके दिमाग में वही धुंधला चेहरा बार बार उभर कर मिट रहा था, किसी पुराने दरवाजे पर लगी खटखटाहट की तरह ध्यान खींच रहा था। आखिर उसने मन में उभरते पहले नाम को पकड़ लिया और बहुत धीमी, लगभग टूटी आवाज में कहा, शिवलाल। गांव के दो बूढ़े एकदम चौंक उठे। अरे वो तो 10 साल पहले गायब हुआ था। ठग ने मुस्कुराया। मुस्कान में अब हल्का जहर का स्वाद आ गया था, जैसे वो जवाब का इंतजार नहीं, पंडित के डर का इंतजार कर रहा था। शिवलाल, हम। उसने पंडित के बिल्कुल पास आकर कान में बहुत धीमे कहा। गलत। पंडित का दिल एकदम नीचे गिरा, जैसे पेट में भारी पत्थर जा धंसा हो। वो पीछे हट गया। उसकी आंखों में झुंझलाहट और थोड़ी
बस थोड़ी लाचारी चमकी। ये तस्वीर बकवास है, पंडित ने कहा, स्वर डगमगाता लेकिन दिखावा करता हुआ। चेहरा है ही नहीं तो पहचान कैसी? ठग ने हंसते हुए ताली बजाई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे किसी ने रात में पंचायत बुला ली हो। यही तो पहला छल है पंडित जी। चेहरा नजर नहीं आता पर पहचान हमेशा नजर आती है। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोगों ने डर से एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। किसी ने कहा कि शायद ठग जादू टोना जानता है, और पंडित, जिसने जीवन भर तर्क की तलवार से लोगों की भ्रांतियां काटी थीं, अब खुद उसी तलवार की धार पर खड़ा था। ठग ने पोटली एक बार फिर खोली। इस बार उसने एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया निकाली। गांव वाले इस तरह की गुड़िया जानते थे। ये वे गुड़ियाएं नहीं थीं जो बच्चे खेलते हैं, ये वो थीं जो टोने टोटके में इस्तेमाल होती थीं। गुड़िया के सीने पर लाल धागा बंधा हुआ था, अजीब, उलझा और थोड़ा डरावना। पंडित जल्दी से बोला, ये क्या है? गांव में इन चीजों की मनाही है। ठग ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मनाही उन चीजों की होती है जिनसे लोग डरते हैं। डर उन्हीं चीजों से लगता है जिनकी सच्चाई को कोई देखना नहीं चाहता। उसने गुड़िया को पंडित की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारी है, या कहूं तुम्हारी किस्मत की है। अगर तुमने पहचान नहीं पाई कि तस्वीर में कौन है, तो ये गुड़िया अपना रास्ता खुद चुन लेगी। पंडित पीछे हटना चाहता था पर गांव की निगाहें उसे पकड़े रहीं। उसे लगा जैसे पूर्णिमा की रात में किसी जंगल का दरवाजा उसके सामने खुल रहा हो। ठंड उसकी रीढ़ के नीचे सरक गई। ठग ने फिर वही धीमी खुरदरी हंसी हंसी। अब दूसरा मौका, एक और नाम, लेकिन इस बार सोचकर बोलिए, क्योंकि अगर ये भी गलत हुआ तो पहला असर आज रात दिखेगा। पंडित के कानों में आज रात शब्द भिनभिनाए, जैसे हवा उन्हें बार बार दोहरा रही हो। तस्वीर उसके हाथ में धड़कती हुई सी लगी। उसका मन उलझा। अचानक उसे लगा कि तस्वीर में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गांव वाले अब इतने शांत हो गए कि किसी चिड़िया की फड़फड़ाहट भी सुनाई दे जाती। सबकी आंखें पंडित पर, पंडित की आंखें तस्वीर पर, और तस्वीर की अदृश्य आंखें सीधे पंडित के भीतर। नाम बोलो, ठग ने खींचते स्वर में कहा, और इस बार गलती मत करना। पंडित के गले में अटक कर एक नाम ऊपर चढ़ा। डर से, याद से, या शायद किसी अनजानी फुसफुसाहट से उसने पलकें झपकाईं, होंठ थोड़ा खुले, और वह नाम बाहर आने ही वाला था जब अचानक तस्वीर की मिट्टी झड़कर जमीन पर गिरने लगी। अपने आप, बिल्कुल अपने आप। भीड़ में हलचल। पंडित एक कदम पीछे। ठग की मुस्कान अब पूरी तरह जहरीली, और रात का भय दिन के उजाले में ही जन्म ले चुका था। तस्वीर की मिट्टी जब जमीन पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक हवा का तापमान कम कर दिया हो। गांव वाले सहम कर पीछे खिसके। किसी ने भगवान बचाए बुदबुदाया, किसी ने अपने कंधे पर हाथ रखा, जैसे अदृश्य भार उतर आया हो। लेकिन असली बोझ तो पंडित के कंधों पर था, और वो बोझ अब कांप रहा था। पंडित ने तस्वीर को फिर उठाया, पर इस बार उसका हाथ बिल्कुल सूखा नहीं था। थोड़ी पसीने की चमक उसमें कांप रही थी। तस्वीर पर अब मिट्टी कम थी, पर जो बची हुई थी उनमें से कुछ उभरने लगा था। कोई आकृति, कोई तमाचा सा आकार, जैसे कोई चेहरा धीरे धीरे परतें हटाकर बाहर आ रहा हो, कसकर, जिद्दी और थोड़ा निर्मम। ठग ने सिर थोड़ा दाएं झुकाया और मुस्कुराया। देखा पंडित जी, तस्वीरें भी कभी कभी सच बोल देती हैं, बस उन्हें सही हाथ चाहिए, थोड़ा धीरज चाहिए। पंडित ने मन की खलबली दबाई, पर आवाज में कठोरता जोड़ते हुए बोला, तुम बस नाटक करते हो और गांव वाले डर जाते हैं, पर मैं नहीं। ये सब छल है। शब्द बड़े बेमेल से निकले थे, जैसे उन्हें बोलने से पहले एक बार ठोका जाना चाहिए था, पर वक्त ने मना कर दिया। ठग ने एक लंबी सांस छोड़ी, धीमी और अजीब। छल वही समझता है जो भीतर से थोड़ा डरा हुआ हो। उसके इस वाक्य के बाद बिल्कुल एक क्षण को गांव में सन्नाटा टूट गया। कुछ लोगों ने हल्की सी आह भरी, जैसे पंडित के मुखौटे में दरार देख ली। तस्वीर के कोनों से धीरे धीरे काले धब्बे फैलने लगे, जैसे रात की चुप्पी किसी सफेद दीवार पर उभरती हो। धब्बों की आकृति अजीब थी, किसी इंसान जैसी, पर पूरी नहीं, आधा सा, जैसे कोई आधी सच्चाई। पंडित ने तस्वीर को थोड़ा दूर किया, आंखें संकरी हुईं। ये क्या हो रहा है? ठग के होठों पर एक खींची हुई मुस्कान फैल गई। यही तो मैं देखना चाहता था, आपका पलटना, आपका हिलना। विश्वास जब टूटता है ना पंडित जी, आवाज नहीं करता, बस भीतर कुछ कटता है, धीरे से। पंडित ने तस्वीर फिर घुमाई, और अब उसे पहली बार लगा कि वो आकार, कोई चेहरा, वो शायद जानता है या कभी जानता था। कोई पुरानी याद का साया, धुंध में खोया सा। ठग ने पंडित की ओर झुककर कहा, अब बताइए।
दूसरा नाम, वरना खेल अपने अगले चरण में जाएगा। उसने शब्द अगले चरण ऐसे कहा जैसे किसी खाई के दरवाजे की चाबी उसी के पास हो। गांव वाले पीछे हटे। एक बुढ़िया ने अपनी कांपती उंगलियों से माथे पर हाथ फेरा। किसी बच्चे ने माँ की साड़ी पकड़ ली। डोर टूटने का डर सब में फैल चुका था, हर दिल में थोड़ी थोड़ी दरारें। पंडित ने तस्वीर को फिर करीब खींचा। चेहरा अब थोड़ा साफ था, पर बस थोड़ा। उसका दिल अचानक धौंकनी की तरह चलने लगा। वो जानता था ये चेहरा, पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जानता है। जैसे सोच रहे हो कि कोई तुम्हारा राज खोलने वाला है, पर पता नहीं कौन। ठग ने धीरे धीरे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, एक नाम बोलिए, इस बार सच वाला। नाटक अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। पंडित की सांस अटक गई। एक नाम उसके होंठों पर कांपा, एक नाम जिसकी तरफ उसका दिल नहीं जाना चाहता था, पर तस्वीर उसे वहीं धकेल रही थी। और फिर उसे लगा किसी ने उसकी पीठ के पीछे से उसका नाम पुकारा, धीमा, थोड़ा टूटा हुआ, जैसे किसी पुराने कुएं की गहरी दीवार से आवाज लौटती हो। पंडित वो जड़ हो गया, गांव वाले भी। ठग बस मुस्कुराया। अब उसकी मुस्कान साफ साफ इस बात का इशारा थी कि खेल में किसी और ने भी प्रवेश कर लिया है, वो भी बिना बुलाए। पंडित ने तस्वीर को कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, ये आवाज। ठग ने सिर उठाते हुए कहा, हाँ पंडित जी, जिसका नाम आप नहीं बोल रहे, उसने खुद आकर अपनी पहचान मांगी है। विश्वास की डोर अब सिर्फ कट नहीं रही थी, वो हवा में बारीक रेशों की तरह बिखर रही थी। ये पल अचानक ऐसे बदल गया जैसे किसी ने खेल की बिसात पर हाथ रखकर मोहरें हिला दी हों, बिना किसी नियम, बिना किसी इजाजत। पंडित के कानों में वह आवाज अभी भी गूंज रही थी, धीमी, उखड़ी हुई और इतनी परिचित कि उसका दिल एक सेकंड के लिए थम सा गया। ठग की मुस्कान वैसी ही थी, लंबी, टेढ़ी, पर उसकी आंखों में पहली बार एक सूक्ष्म सी टिमटिमाहट उभरी, उलझन की या शायद हैरानी की, जैसे उसे भी इस आवाज की उम्मीद नहीं थी। गांव लोग अब लगभग दहलीज पर खड़े थे, भागने की, छिपने की, बट डर उन्हें वहीं गाढ़ा कर देता था। हवा में मिट्टी की धूल तैर रही थी और उस धूल में जैसे कई अदृश्य उंगलियां कुछ लिखने की कोशिश कर रही हों। पंडित ने कांपती सांस संभाली और भीतर कहीं किसी पुराने डर ने आग पकड़ ली। लेकिन उसी पल, उसी एक बिंदु पर उसके भीतर चतुराई फिर से जागी। छोटी सी अंगड़ाई लेकर डर ने उसे जकड़ा तो था, पर उसके भीतर की बुद्धि अभी मरी नहीं थी। उसने तस्वीर को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई ढाल हो या शायद कोई झूठ जिसे वह सच की तरह पेश करने वाला था। उसने अपनी भौहें तनी और अनचाही घबराहट को एक अजीब सी अकड़ में बदलकर बोला, ठग, तुम सोचते हो कि मैं डरूंगा? ये आवाज, ये तस्वीर, ये सब तुम्हारी चाल है, पर मुझे पता है मैंने कौन सी गलती नहीं करनी। ठग एक कदम करीब आया, एकदम चुपचाप, इतना चुप कि पंडित ने खुद को आधा कदम पीछे जाते पकड़ा और फिर तुरंत संभल कर ठहर गया, जैसे अपनी ही कमजोरी छुपा रहा हो। अच्छा, ठग ने भौं उठाई, तो बताइए दूसरा नाम। पंडित ने आंखें आधी बंद की, जैसे सोच रहा हो, पर असल में वह ठग को देख रहा था। उसकी सांसें, उसके पैरों की हल्की सी थिरकन, उसके होठों की मुस्कान में आया मामूली सा कंपा। कहीं न कहीं ठग भी तैयार नहीं था इस अचानक उभरी आवाज के लिए। यही मौका था। पंडित को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर धक्का देकर कह रहा हो, अब खेल तुम्हारे हाथ है, मत चूको। वह मुस्कुराया, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी नकली। उसने तस्वीर की तरफ देखा जिसमें चेहरा अब भी धुंधला था और कहा, नाम मैं बोलूंगा, पर पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। ठग की मुस्कान एक झटके के लिए थमी, बस एक झटके के लिए, पर पंडित ने वह देख लिया, गांव वालों ने भी, हवा भी। ठग धीरे से बोला, तुम शर्तें रख रहे हो? उसकी आवाज में पहली बार एक न पच सकने वाला तीखापन था, जैसे इस चाल की उम्मीद न की हो। पंडित ने गला साफ किया, थोड़ा दर्शक, थोड़ा आत्मविश्वास का दिखावा। हाँ, क्योंकि खेल तुमने शुरू किया था, पर खत्म कौन करेगा ये तुम नहीं तय करोगे। गांव वालों की आंखें फैल गईं। पंडित की आवाज में अचानक ऐसा दम कहां से आ गया। ठग ने पंडित को ऐसे देखा जैसे वह उसकी परतों को एक एक कर उधेड़ने की कोशिश कर रहा हो। पंडित ने कदम आगे बढ़ाए, धीरे लेकिन कांपते नहीं। मेरा सवाल, उसने कहा, तुम्हें मेरे सपनों के बारे में कैसे पता? ठग का चेहरा एक क्षण के लिए जड़ हो गया, जैसे उसने उम्मीद नहीं की थी कि पंडित इस जगह चोट करेगा। उसकी पलकों ने हल्का सा फड़फड़ाया। तस्वीर के कोने से मिट्टी अपने आप फिर गिरने लगी, धीरे से, जैसे कोई फुसफुसाहट खो रही हो। गांव में एक भारी खामोशी फैल गई। पत्ते तक हिलना भूल गए। कुछ तो टूट गया था या खुला था या उजागर हुआ था।
ठग ने होंठ सिकोड़े और उसकी मुस्कान वापस आई, पर इस बार थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी मजबूर। पंडित जी, उसने कहा, आप चालाक तो हैं, पर भूलिए मत, मैं वह जानता हूं जो आप खुद से भी छुपाते आए हो। पंडित की रीढ़ में हल्की ठंडक उतरी, पर उसने इसे चेहरे तक नहीं आने दिया। उसने तस्वीर उठाई और अचानक, बहुत अचानक जोर से बोला, इस तस्वीर में कोई नहीं है, जो है वो सिर्फ तुम्हारा डर फैलाने का तरीका है। गांव में एक सामूहिक हाफ उठी। ठग की मुस्कान एकदम गायब, आंखें सख्त, जैसे पंडित ने उसकी नस पर उंगली रख दी हो। अगर सच में कोई है, पंडित ने कहा, तो बताओ, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे? ठग का चेहरा पहली बार खुलकर बदला, गुस्से, हैरानी और एक गहरी छुपी बेचैनी से। उसने तस्वीर छीनने को हाथ बढ़ाया, पर पंडित ने उसे और ऊपर उठा लिया, और तभी तस्वीर के बीचों बीच कोई धुंधला सा चेहरा चमका। 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड, पर इतना तेज कि जिसने भी देखा उसका दिल जमीन पर गिरा। पंडित का भी, ठग का भी, गांव वालों का भी। और उस चेहरे में 2 आंखें थीं, लाल नहीं, काली नहीं, बस खाली, पूरी तरह खाली। ठग पीछे हट गया, पहली बार कदमों में डर। पंडित ने धीमी आवाज में कहा, अब खेल किसका है, ये समझ आया? ठग ने जवाब नहीं दिया, बस तस्वीर को घूरता रहा, जैसे उसने उसमें किसी ऐसे का चेहरा देखा हो जिससे वह खुद भी बचना चाहता था। विश्वास अब दोनों तरफ टूट रहा था, लेकिन पंडित की चाल ने ठग की परछाई में हलचल जरूर पैदा कर दी थी। मोह का जाल और मासूमों की चीख, ये सब किसी हल्की हवा की तरह नहीं आया था, बल्कि जैसे किसी ने अचानक पूरे गांव की छतों पर अदृश्य पत्थर बरसाना शुरू कर दिया हो। हर दिल पर चोट, हर सांस में घबराहट। तस्वीर में उभरा भोला का चेहरा अब इतना साफ था कि किसी को शक नहीं रहा, पर असली डर ये था कि वो चेहरा स्थिर नहीं था, वो जिंदा जैसा हिल रहा था। कभी होंठ कांपते, कभी आंखों में गहरी नमी ठहरती जो तस्वीरों में नहीं होती। और गांव के बच्चे जो अब तक चुप थे, अचानक जैसे किसी एक ही अदृश्य भय की डोर से खींचकर रोने लगे, एक साथ, एक ही सुर में। एक मासूम और भयानक चीख जो रात को दो फाड़ कर दे। गांव की औरतों ने बच्चों को बाहों में दबा लिया, पर बच्चों की आंखें, उनकी पुतलियां कांप रही थीं, जैसे किसी और को देख रही हों, किसी ऐसे को जो उनके सामने नहीं था पर कहीं न कहीं पास था, बहुत पास। ठग ने तस्वीर की ओर देखा और अपना मुंह भींच लिया, जैसे कोई पुराना घाव अचानक खुल गया हो। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, पहचान थी, गहरा, चुभता हुआ, शर्म वाला डर। पंडित उसके पास जाकर धीरे से बोला, तूने कुछ किया था, है ना, भोला के साथ, कुछ ऐसा जिसका तुझे डर है कि वो वापस बता देगा? ठग ने पंडित को गाली दी, इतनी घबराहट भरी कि वह गाली भी आधी टूटी निकली, पर वो इनकार नहीं कर पाया। उसके कांपते होंठों ने सब बता दिया। गांव में एक और आवाज गूंजी, इस बार चीख नहीं, न कोई आहट, न कोई कदम, ये आवाज थी बच्चों की हिचकियों के बीच आती एक हल्की, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी हंसी, जैसे कोई बच्चों के डर से खेल रहा हो, मोहजाल बुन रहा हो, धीरे, चतुराई से, मीठी मुस्कान में झर की तरह। पंडित ने पीछे देखा और मंदिर के कोने में कोई हलचल दिखी, कोई छाया हिली, इतनी धीमी कि शायद यह भ्रम हो सकता था, पर वो छाया बिल्कुल वैसी थी जैसी भोला के शरीर की बनावट, छोटी, दुबली, पर सिर झुका हुआ, जैसे किसी को बहुत देर तक अंधेरे में रखा गया हो। ठग का दिल उछलकर गले में अटक गया। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, भोला, अगर तू है तो बस सामने आ जा। मैं उसने बात पूरी नहीं की, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह माफी मांगना चाहता है या भाग जाना। लेकिन उस पल जो हुआ, उसने दोनों रास्ते बंद कर दिए। बच्चों की चीख अचानक बंद हुई, जैसे किसी ने उनके गले पर उंगली रख दी हो। सन्नाटा जमा, इतना कड़ा कि हवा तक रुक गई। और फिर तस्वीर में भोला की आंखें झटके से ऊपर उठीं, एकदम सीधे, जैसे उसने अपनी दृष्टि पंडित और ठग पर सटीक टिकाई हो। गांव की एक माँ ने दबी चीख के साथ अपने बच्चे को और कस लिया, क्योंकि उसी पल उसके बच्चे ने कहा, माँ, भोला भैया बोल रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं। उसकी आवाज कांपती, अधूरी, पर उतनी मासूम कि किसी का भी खून ठंडा कर दे। पंडित के शरीर में कंपी दौड़ गई, ठग की सांस उखड़ गई। गांव वालों की भीड़ पीछे से। भोला की तस्वीर के होंठ हल्के से खुले, एक शब्द, एक फुसफुसाहट, जैसे किसी ने मरने से पहले कोई आखिरी वाक्य कहने की कोशिश की हो, पर वो साफ नहीं सुनाई दिया। उस पल ठग टूट गया और एक बात जोर से बोल बैठा, पंडित, अब मत छुपा, तू ही था ना जिसने मुझे बोला था भोला को रास्ते से हटाने को, क्योंकि वो तेरे सच के करीब पहुंच गया था। पंडित की आंखें फैल गईं, गांव वाले जड़ हो गए।
उनके बीच से किसी ने दबे गले में कहा, ये क्या सच है? और तभी मंदिर की छाया हिली, धीरे धीरे, ऐसे जैसे कोई गर्दन उठाता है और लंबे समय बाद अपना नाम सुनता है। पंडित और ठग दोनों पीछे हटे। उनकी सांसों का तालमेल बिगड़ गया, क्योंकि अब मोह का जाल टूटना शुरू नहीं हुआ था, बल्कि कसना शुरू हुआ था। और कहानी अब किसी इंसान के हाथ में नहीं थी। ठग की काली मंशा धीरे धीरे उघड़ती, जैसे किसी पुरानी दीवार की दरार में से पहला कीड़ा बाहर झांकता है, धीमा, चिकना, पर इतना डरावना कि पूरा कमरा ठंडा पड़ जाए। गांव वालों की आंखें एक एक कर ठग पर टिकने लगी। अब तस्वीर में उभरता भोला नहीं, ठग का कांपता चेहरा असली दृश्य बन गया था। उसका पसीना ऐसा बह रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उबालकर शरीर में वापस भर दिया हो। पंडित पीछे हट गया, पर उसकी नजर ठग से हट नहीं रही थी। दोनों के बीच हवा में चिंगारी सी कड़कन थी, दबे हुए सच की। गांव का बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, बोल, क्या किया था तुमने दोनों ने भोला के साथ? ठग ने होंठ चाटे, सूखे हुए पपड़ी जैसे। उसकी आंखें तस्वीर पर अटकी रहीं, जैसे भोला उसे देख रहा हो, नहीं, झांक रहा हो, किसी पुराने दर्द की स्मृति से। मैं अकेला नहीं था। ठग की आवाज टूटी, पर खतरनाक तरीके से। भोला कुछ जान गया था। उसके पास कागज था, रजिस्टर का, उसमें मंदिर के चढ़ावे का असली हिसाब था। और ठग की आंखें पंडित की ओर चली गईं। पंडित की सांस रुक गई, पर प्रतिक्रिया की हिम्मत नहीं हुई। ठग ने कहा, और पंडित जी को डर था कि ये हिसाब गांव के सामने खुल जाएगा। पूरे मंदिर में एक फुसफुसाहट भर गूंजी, एक ऐसा झटका जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर सब सुन चुके थे। पंडित ने गुस्से की झूठी परत चढ़ाने की कोशिश की। झूठ, तू झूठ बोल रहा। पर ठग ने बीच में काट दिया, झूठ तो मैं पहले बोलता था, अब नहीं, अब भोला देख रहा है। उसने कांप कर तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में इस बार भोला के होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, जैसे वह खुद स्वीकार कर रहा हो। गांव की औरतें पीछे हट गईं, मर्दों की गर्दनें सिकुड़ गईं और बच्चों ने फिर से रोना शुरू कर दिया। पर इस बार चीखों में एक अजीब सी पकड़ थी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। ठग ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी थी, पर भीतर कोई टूट चुका था। हम दोनों ने उसे असलियत जानने से रोकने की सोची थी, बस डराने का प्लान था। पर पंडित ने कहा कि भोला को गांव से गायब करना पड़ेगा कुछ दिन, ताकि लोग उसे भूल जाएं। मैंने सोचा था वो वापस आएगा, पर उसने पंडित की ओर घूरा, जैसे आग लगाने वाला अपने साथी को पहचान ले। पर पंडित जी ने उस रात मंदिर के पीछे वाले कुएं में पंडित चीखा, बस अब और नहीं। गांव वाले बदहवास रह गए। तस्वीर की सतह में रेखाएं उभर आईं, जैसे किसी की उंगलियां कांच के पीछे से खरोंच रही हों। भोला जैसे खुद सुन रहा हो और गुस्सा जमा रहा हो। फिर अचानक मंदिर के पीछे से वही आहट, वही जो कई बार सुनाई दी थी, पर इस बार तेज, भारी, गुस्से से भरी। कोई चल रहा था, नहीं, घसीट रहा था खुद को, जैसे किसी घायल शरीर ने जमीन पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की हो। ठग पीछे हटता गया, घबराकर दीवार से टकरा गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसे अब हर कदम की पहचान हो रही हो। उसने फुसफुसाकर कहा, ये वही कदम है, वही आवाज जिस रात पंडित हिल भी नहीं पा रहा था। उसके होंठ खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे, जैसे गुनाह का बोझ उसकी आवाज छीन रहा हो। झटके से मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई, इतनी कि सांस लेते हुए लग रहा था कोई बर्फ की पतली धार फेफड़ों से गुजर रही है। तस्वीर की आंखें लाल नहीं हुईं, बस गहरी हो गईं, इतनी कि उनमें अंधेरा बैठ गया, जैसे कोई कह रहा हो, अब सच पूरा होगा। ठग रोने लगा, कच्ची, गंदी, डरी हुई हिचकी लेकर, मुझे मत लेना भोला, मैंने नहीं मारा था, मैं तो बस पैसे के लोभ में। पर एकदम तभी तस्वीर की सतह पर एक सफेद निशान उभर आया, जैसे किसी ने नाखून गड़ाकर एक लकीर खींच दी हो। लकीर जो सीधे ठग की गर्दन की तरफ इशारा करती थी। पंडित समझ गया, अब ठग बचने वाला नहीं, और शायद वह खुद भी नहीं। गांव वाले दहल गए। मोह का जाल फट नहीं रहा था, वह अब सभी पर फैल रहा था। भोला की परछाई किसी मासूम आत्मा की नहीं थी, उसके भीतर गुस्सा था, धोखा था और बदले की कच्ची गंध। और ठग, वह अब जान चुका था, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। पंडित का प्रतिकार चालाकी के संग। ये वैसे शुरू नहीं हुआ जैसे कोई वीर अपनी तलवार निकालकर दुश्मन से भिड़ता है। ये तो ऐसे शुरू हुआ जैसे कोई सांप अचानक कुंडली बदलकर काटने से पहले आखिरी फुफकार निकालता है, धीमा पर जहरीला।
ठग की घबराई हिचकियां पूरे मंदिर में गूंज रही थीं और तस्वीर में उभरता भोला अब जैसे उसकी ओर झुक रहा हो। लकीरें और गहरी होती जा रही थीं, किसी अनदेखे हाथ की लिखावट जैसी। गांव वाले अब पंडित और ठग के बीच फंसे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें और किससे बचें। ठग घुटनों के बल गिर गया। पंडित, कुछ कर, तूने ही मुझे इस दलदल में धकेला था, अब मुझे बचा भी ले। पंडित की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव उभरा जो आधा डर था, आधा गणना। जैसे दिमाग दौड़ रहा हो कि क्या बोलूं, क्या छुपाऊं, क्या पलट दूं। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैं तुझे क्यों बचाऊं? तूने सबके सामने झूठ फैलाया। भोला के गायब होने में मैं अकेला कैसे? तू ही था जिसने उसे मंदिर के पीछे ले गया था, तूने ही उसे धक्का दिया था और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ठग ने कांपते हुए सिर उठाया। ये झूठ है। तूने कहा था कि बस। पंडित की आवाज झरीली थी पर अंदर से कांप रही थी। वो जानता था सच कहाँ है, पर वो ये भी जानता था कि सच सबसे तेज हथियार होता है और अगर उसने उसे अपने हिसाब से मोड़ न दिया तो पूरा गांव उसकी गर्दन पर झपट पड़ेगा। उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। भोला का चेहरा अगर सच दिखा रहा है तो सब कुछ ठग से शुरू हुआ था। मैंने उसे बहुत समझाया था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाना, बस डराना, पर ये लालची, ये इंसान ने उसे कुएं में। तभी तस्वीर ने एक चिढ़ जैसी आवाज की, एक तेज खरोंच, जैसे भोला खुद इस झूठ पर झुंझला उठा हो। गांव वाले पंडित की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में विश्वास थोड़ा थोड़ा टूट कर बिखर रहा था। पंडित को ये तुरंत समझ आया और उसने उसी पल अपनी सबसे पुरानी कला निकाली, चालाकी। उसने हाथ उठाकर मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र आधे टूटे, आधे मिलावटी, पर उसके उच्चारण में आत्मविश्वास इतना था कि लोगों को लगा वह कुछ उत्तम कर रहा है। मंदिर में हल्की हवा घूमी, दिया थोड़ा कांपा और पंडित ने इसे मौका बनाकर जोर से कहा, ये देखो, भोला की आत्मा ठग की तरफ खींच रही है। ये उसका पाप था, मेरा नहीं। ठग चिल्लाया, ये जादू है, तू दिखावा कर रहा है, ये सब तू। पर उसकी आवाज डूब गई, क्योंकि मंत्रों के बीच पंडित ने धीरे से, बेहद चालाकी से ठग के पीछे बंधी रस्सी को हवा में हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह खुद ब खुद लहराई और ठग के कंधे को छू गई। गांव वालों ने इसे भोला की आत्मा की हरकत समझा और ठग का डर उफान पर पहुंच गया। ठग जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भोला, मुझे मत ले जाना, पंडित ने कहा था, मैंने अकेले नहीं किया, पूरी बात बता दूंगा, बस छोड़ दे। पंडित ने तुरंत चीख कर कहा, देखा, ये खुद मान रहा है, ये खुद बोल रहा है कि वही दोषी था। भीड़ हिल गई। कुछ पंडित को देख रही थी, पर अब किसी की आंखों में वो पुराना सम्मान नहीं था। कुछ ठग को घूर रहे थे, जैसे वो पहली बार असली गुनहगार दिखा हो। तस्वीर की गहराई में भोला का चेहरा और स्पष्ट हो गया। उसकी आंखें अब पंडित पर टिकी थीं, एकदम स्थिर, एकदम ठंडी, जैसे वो जानता हो कि चालाकी किसकी चल रही है। पंडित ने मंत्रों का शोर और बढ़ा दिया। भोला, अगर मेरी बात सुन पा रहा है तो संकेत दे, असली दोषी पर न्याय कर। और तभी मंदिर के कोने से वही घसीटने की आवाज, इस बार सीधे पंडित की ओर। उसके मंत्र थम गए, गले में ही अटक गए। ठग की आंखें फैल गईं, गांव वाले पीछे हट गए। पंडित की उंगलियां कांपने लगीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अब उसे भी समझ आ चुका था, भोला सिर्फ एक को नहीं, सच को खोज रहा था। और सच में दोनों के नाम लिखे थे, धोखे का दूसरा दौर, चोट भीतर तक। कहते हैं, जख्म वही चुभता है जो बाहर नहीं, अंदर लगाया जाए। और इस बार पंडित और ठग दोनों को समझ आने लगा था कि भोला की वापसी सिर्फ डर दिखाने भर की घटना नहीं, ये तो उनके भीतर छुपे झूठ की नस निचोड़ने आई थी। मंदिर का वातावरण अब कुछ और ही था। दोपहर जैसा उजाला भी यहाँ पहुंचकर धुंधला हो जाता। दीवारों पर चिपकी पुरानी धूल जैसे अचानक सांस ले उठी हो, और बीच में वह तस्वीर, जो अब तस्वीर कम, किसी खिड़की जैसी लग रही थी। एक ऐसी खिड़की जो इस दुनिया से दूसरी तरफ खुलती हो। पंडित ने मंत्र रोक दिए, क्योंकि वह समझ गया था कि मंत्रों पर भरोसा शायद भोला ने खुद ही छीन लिया है। उसने अचानक गर्दन घुमाई कोने की ओर, जहां से आवाज आई थी, पर वहां कुछ नहीं, बस एक लंबी ठंडी परछाई जो दीवार के सहारे टिकी थी, पर जिसे पैदा करने के लिए कोई शरीर मौजूद नहीं था। ठग ने कांपते हुए पंडित को पकड़ लिया। अब तो बोल, कब तक चाल चलेगा? भोला यहाँ है, ये सब जानता है, सब सुन रहा है।
पंडित ने हाथ झटक दिया। उसका चेहरा पसीने से नहीं, डर से चमक रहा था। एक डर जिसे वह छिपाना चाह रहा था, पर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। धीमे स्वर में, तेज सांसों के बीच उसने कहा, ठग, चुप रह, अब कुछ भी मत बोल। सच जितना बोलोगे वो उतना करीब आएगा। लेकिन ये सलाह देर से आई थी, क्योंकि भोला अब न सच का इंतजार कर रहा था, न माफी का। तस्वीर में उसकी आंखें धीरे धीरे पंडित और ठग के बीच घूम रही थीं, जैसे वह तय कर रहा हो कि अगली चोट किसके भीतर तक उतरनी है। गांव वाले बिल्कुल मौन, कोई हिल नहीं रहा था। कुछ बच्चों ने अपनी आंखें अपनी माँ की साड़ी में छुपा ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डर बंद आंखों से भी घुस आता है। एकदम अचानक दीवार पर टंगी घंटी बिना छुए बज उठी। एक धातु जैसा झटका जिसने पूरे मंदिर को भर दिया। पंडित उछल पड़ा, ठग जमीन पर गिरते गिरते बचा, और तस्वीर में भोला का चेहरा हल्का मुस्कुराया, ठंड खेलती मुस्कान, जैसे वह कह रहा हो, पहला दौर खत्म, दूसरा शुरू। पंडित ने हार न मानते हुए सामने कदम बढ़ाया। उसकी चाल अब डर से भरी थी, पर दिमाग अभी भी चालाकी कर रहा था। उसने आवाज ऊंची की, भोला, तू जानता है ना, मैंने तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस डर गया था, मंदिर की इज्जत बचा रहा था। पाप इस ठग ने किया था। ठग ने ऐसा देखा मानो कोई उसे जिंदा गाड़ रहा हो। वह चिल्लाया, झूठ, ये फिर चाल चल रहा है, ये हर बार ऐसे ही बचता है। भोला, मत सुन, मत। पर उसकी बात खत्म होने से पहले तस्वीर फटाक से झिलमिलाई, मानो चित बन गया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई, 1 इंच, फिर 1 और इंच, और फिर उसकी चीख गले में ही अटक गई। कोई खड़ा नहीं था। हाँ, किसी का ठंडा सांस लेना वहां था, जैसे बगल में कोई अदृश्य इंसान मौजूद हो। पंडित ने इस डर को मौका बना लिया। देखो, भोला इसे घेर रहा है, क्योंकि असली दोषी यही है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तस्वीर में भोला ने अपनी नजरें पंडित पर टिका दी, इतनी स्थिर, इतनी गहरी कि पंडित के कदम वहीं जम गए। ठग लड़खड़ा कर बोला, देखा, वो तुझे भी देख रहा है, तेरा सच भी छुपा नहीं रहेगा। पंडित का चेहरा स्याह हो गया। उसने भी पहली बार महसूस किया कि भोला अब सिर्फ किसी एक को नहीं तलाश रहा, वह दोनों के दिलों को चीर कर असलियत निकालना चाहता है। गांव के मुखिया ने हिम्मत करके पूछा, पंडित जी, क्या आप सच में बेगुनाह हैं? ये सवाल पंडित की सबसे कमजोर जगह पर वार था। वह चीख पड़ा, हाँ, मैंने कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज टूट गई, और जैसे वह टूटते शब्दों में कुछ स्वीकारने वाला था, तभी मंदिर की जमीन पर एक लंबी दरार उभर आई, धीमी पर लगातार बढ़ती हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ जमीन को उंगली से चीर रहा हो। ठीक वहीं जहां पंडित खड़ा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। पंडित की आंखों में अब चालाकी नहीं बची थी, सिर्फ वह शक्ल थी जो एक आदमी के भीतर तब बनती है जब उसके सारे झूठ एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। ठग ने कांपते कांपते कहा, दूसरा दौर अब शुरू हुआ है, पंडित अब बच नहीं पाएगा। तस्वीर हिली, भोला का चेहरा और करीब आया, और मंदिर की हवा में एक आवाज तैरती महसूस हुई, बहुत हल्की, बहुत टूटी, पर सीधी हड्डी तक उतर जाने वाली, सच, बाहर आओ। और इसी एक वाक्य ने दोनों दोषियों को भीतर से चीर दिया। कहानी अब किसी इंसान के हाथ में नहीं थी। धोखा अपना असली रूप दिखा चुका था। गांव की हवा डर से भारी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मानो किसी कर्ज को चुकाने जैसा लग रहा था। सूरज सिर पर था, पर उसकी गर्मी गांव तक पहुंचने से पहले ही किसी अदृश्य डर ने निगल ली थी। हर घर के दरवाजे आधे खुले, आधे बंद, मानो लोग बाहर की दुनिया से भी डर रहे हों और भीतर की अंधेरों से भी। मंदिर में जो हुआ था उसकी गूंज अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। बच्चों की खेलती आवाजें गायब थीं, मवेशी बाड़ों में चुप थे, और हवा में एक सीली सी थकान थी, जैसे गांव खुद बोझ से दब गया हो। गांव की औरतें आंखों में सवाल लेकर एक दूसरे को देख रही थीं। क्या सच में वो वापस आया है, या पंडित ने कुछ छुपाया है? पर कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जैसे ही कोई भोला का नाम लेता, हवा में एक दबी हुई सरसराहट सुनाई देती, मानो किसी ने वहीं पास में धीमे से आह भरी हो। मुखिया के घर के बाहर लोग जमा थे, सबके चेहरे पीले, होंठ सूखे, नजरें फिसलती हुई। कोई भी सीधे किसी की आंख में नहीं देख रहा था। मंदिर में जमीन फट गई थी। पंडित जी भाग क्यों नहीं पाए? ठग इतना डरा हुआ क्यों था? तस्वीर कैसे हिली? एक एक सवाल गांव की हवा में कांपते हुए टकरा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भारी सवाल, भोला क्या चाहता है? मुखिया ने धीरे से कहा, जिसका मन साफ है वो क्यों डरेगा? डर तो उसी को लगेगा जिसकी आत्मा में दाग हो। यह वाक्य गांव की देह में गहरे उतरा।
कई लोगों ने अनजाने में अपने हाथ रगड़ लिए, जैसे उनमें भी कोई दाग छुपा हो जिसे भोला देख सकता है। मंदिर की घंटी की आवाज अभी भी उनके कानों में भटक रही थी। बिना छुए बजने वाली वह आवाज एक बार सुनकर दिमाग में खुद ही बजती रहती है। गांव के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, आत्मा तभी लौटती है जब उसकी मौत में छल हो, और भोला की मौत साफ थी क्या? इस शब्द छल ने सभी को और गहरी ठंड में धकेल दिया, क्योंकि अब लोग सोचने लगे थे, क्या कहीं न कहीं वो भी शामिल थे? क्या उन्होंने भी कभी भोला की पुकार अनसुनी की थी? गांव की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि पेड़ों की पत्तियां भी नीचे झुक गई थीं। कुएं के पास रखी लोहे की बाल्टी रात से बिना छुए थी, क्योंकि लोग कहते थे कि देर रात उसमें पानी नहीं, किसी के कदमों की धूप छवि दिखती है, और वो छवि इंसानी नहीं लगती। कुछ औरतें अपने घरों में गोबर के दीप जला रही थीं। कुछ ने धूप की बड़ी दुपट्टी नुमा गठरी बांधी, मानो धुआं उन्हें सुरक्षित रख लेगा। लेकिन डर की असली वजह अब मंदिर नहीं थी, असली वजह थी सच का खुलना, जो पंडित और ठग के इर्द गिर्द इतना भारी हो गया था कि उसकी लहरें पूरे गांव तक पहुंचने लगी थीं। ठग अपने घर में सिमटा बैठा था। उसके कान में वो सांसें अब भी गूंज रही थीं जो मंदिर में उसके पीछे सुनाई दी थी। उसने खुद को 2 बार थप्पड़ मारे, जांचने के लिए कि वह सपना तो नहीं था, पर उसके हाथों पर आज भी उसी ठंडी हवा की परत थी जो किसी आत्मा के छूने से होती है। पंडित का हाल और बदतर था। मंदिर घटना के बाद उसे घर ले तो आए, पर उसकी आंखें किसी एक जगह टिक नहीं रही थीं। वह अचानक कांपने लगता, कभी दीवार में छिपी किसी छाया को घूरता, कभी अपने ही हाथों को देख भयभीत हो उठता, मानो उन पर कोई अदृश्य खून लगा हो, और हर कुछ मिनट में एक ही बात दोहराता, वह देख रहा है, वह सुन रहा है, वह बहुत कुछ जानता है। गांव की हवा अब सिर्फ भय से नहीं भारी थी, बल्कि प्रतीक्षा से भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें सभी जानते थे कि रात आने वाली है, और रात ही वह समय है जब आत्माएं सबसे साफ दिखती हैं। कुछ बच्चे घरों के अंदर रो रहे थे। उन्हें पता नहीं था डर किससे है, पर उनके शरीर ने हवा की बेचैनी पहचान ली थी। गांव की बूढ़ी दादी ने सिर झुकाकर कहा, जब हवा इतनी भारी हो जाए कि सांसें टकराने लगें, समझ लो कोई बेकरार आत्मा अपनी कहानी अधूरी छोड़ नहीं सकती। और इसी एक वाक्य ने गांव वालों की रीढ़ तक सिहरन उतार दी। कुछ भी हो, एक बात साफ थी, भोला सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा। उसकी मौजूदगी अब पूरे गांव में फैल रही थी, जैसे हर पेड़, हर दीवार, हर आवाज उसकी आंख बन गई हो। गांव अब 2 हिस्सों में बट रहा था, वे जो सच जानते थे और वे जो सच से बच रहे थे। और डर अब बस एक एहसास नहीं, एक चरित्र बन चुका था जो हर घर में चुपचाप बैठा था। पंडित की खोज, सच की पहली झलक, ये यात्रा उसने करना नहीं चाही थी, पर अब उससे बचना भी मुमकिन नहीं था। गांव की हवा, गांव वालों की नजरें, तस्वीर की बदलती आकृतियां, सब कुछ पंडित की गर्दन पर ऐसे टिक गया था जैसे कोई अदृश्य फंदा धीरे धीरे कसता हुआ। शाम होते होते पंडित के घर में अंधेरा उतरा, पर उसने दिए नहीं जलाए। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने खुद को पहली बार सच के इतने करीब महसूस किया कि सांस तक भरने में डर लग रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर सच बाहर नहीं आएगा तो मैं खो दूंगा, मैं ही ढूंढूंगा जो छिपाया गया। ये शब्द बोलते ही उसे एहसास हुआ, ये कोई साहस नहीं था, ये डर की चीख थी, बस औपचारिक रूप में बोली हुई। रात पूरी तरह उतर चुकी थी जब उसने अपनी लाठी उठाई और घर के पीछे बने पुराने रास्ते पर बढ़ा। वही रास्ता जहां बचपन में वह और भोला साथ जाया करते थे। झाड़ियों के बीच से, चुपके से खेतों के पीछे, कुएं के पास से होकर पुराने वीरान पेड़ के नीचे। ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी, पर ऐसी शांति जो स्वागत नहीं करती, चेतावनी देती है। जैसे जैसे पंडित आगे बढ़ता गया, उसे अपने कदमों के साथ एक और धुन सुनाई देने लगी, नर्म सी, धीमी सी, जैसे किसी ने पत्तों पर उंगलियां रगड़ी हों। उसका गला सूख गया। उसने रुककर चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, पर आवाज बंद नहीं हुई। वो आगे बढ़ा और रास्ते के बीच में पुराने पीपल के नीचे ठिठक गया, उसी जगह जहां सालों पहले उसने और भोला ने पहली बार झाड़ फूंक वाला खेल खेला था, जहां भोला अक्सर चिल्लाकर डराता था और पंडित हंसते हुए उसे धक्का देता था। अब वही जगह उसे निगलने जैसी लग रही थी। पीपल के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में खोदी हो। पंडित ने झुककर मिट्टी को टटोला और जैसे ही उंगलियां भीतर गईं, उन्हें कोई ठंडी धातु सी चीज छू गई। उसका दिल उछल गया। उसने मिट्टी हटाई। एक छोटा सा धातु का ताबीज बाहर उभरा, जिसमें भोला का नाम खुदा हुआ था।
ताबीज टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे गुस्से में फाड़कर यहीं गाड़ दिया हो। पंडित की सांस अटक गई। वह ताबीज वही था जो उसने ही भोला को दिया था उस रात, जिस रात वो गायब हुआ। उस क्षण यादें पंडित की आंखों में बिजली की तरह चमकने लगीं। भोला की चीखें, ठग की हड़बड़ी, पंडित का गुस्सा और वह धक्का जिसे पंडित ने आज तक खुद को मानने नहीं दिया था। उसने सिर पकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे जमीन डोलने लगी। नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं। पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था, सिर्फ डर था। अचानक हवा तेज हुई, पीपल की पत्तियां कांपी और उन्हीं के बीच से एक धीमी, बेहद धीमी फुसफुसाहट निकली, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पंडित खड़ा हुआ। दिल उसके गले में अटक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, खामोशी, पर हवा में वही आवाज जो अब और साफ हो रही थी। सच छिपा नहीं रहता। पंडित की रीढ़ से बर्फ की धार उतरी। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। जैसे ही वह वापस लौटने को मुड़ा, पीपल की जड़ के पास मिट्टी अचानक हिली, धीरे से, बहुत धीरे से, और एक काली छाया जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। उस छाया की आंखें, या जो आंखों जैसी थी, सीधे पंडित पर टिक गईं। पहली बार पंडित ने महसूस किया कि सच सिर्फ डर नहीं लाता, सच लौटकर पूछता भी है। उसने कदम पीछे हटाए, लेकिन छाया ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया। उसकी चाल में क्रोध था, पर उसकी खामोशी में एक बहुत पुरानी पीड़ा। पंडित की टांगें साथ छोड़ने लगीं। वह किसी तरह खुद को संभालता हुआ खेतों की ओर भागा, पीछे देखते हुए, हांफते हुए, ताबीज को हथेलियों में दबाए हुए। और उसी दौड़ के बीच उसे पहली बार सच की झलक मिली। भोला की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह याद दिलाने आई थी कौन असल में दोषी था। और ये झलक इतनी तीखी थी कि पंडित के भीतर की सारी आवाजें टूटकर बिखर गईं। ठग की नई योजना और बड़ा वार, ये विचार उसके दिमाग में तब पैदा हुआ जब डर ने उसे पूरी तरह चबा लिया था। जब उसे लगा कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो अगली रात शायद उसे जिंदा देखने वाला कोई नहीं होगा। मंदिर में जो हुआ, तस्वीर का बदलता चेहरा, रस्सी का अपने आप हिलना और पंडित द्वारा अचानक अपने ऊपर से इल्जाम मोड़ देना, इन सब ने ठग को अचानक समझा दिया कि डर ही सबसे बड़ा हथियार है और वही उसे बचा भी सकता है। अपने कमरे में दुबका हुआ, चारों तरफ धूप की गठरियाओं लटकाए, ठग रात के दूसरे पहर में खड़ा होकर बुदबुदाया, अगर आत्मा सच में आई है तो मुझे पहले पकड़ती। पर उसने पंडित को पकड़ा, मतलब पंडित ज्यादा गुनहगार है। और अगर मैं ये बात पूरे गांव के सामने थोड़ी चालाकी से रख दूं, उसके दिमाग में एक लालच खत बदाने लगा। अगर पंडित गिरा तो गांव का आधा भरोसा ठग के पैरों में आ सकता था। शायद वो नेता बन जाए, शायद डर को बेचकर अपने लिए नया रास्ता बना ले। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों की चमक थी, एक अजीब असहज चमक, जैसे कोई अपनी मौत का अंदेशा होते हुए भी दूसरों की मौत से रास्ता खोजे। ठग ने रात में ही बाहर कदम रखा। गांव में अंधेरा अभी और भारी था। कुत्तों ने भी आज भौंकना छोड़ दिया था, जैसे वे भी हवा में चल रही आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे हों। ठग धीरे धीरे मुखिया के घर की ओर चला, पर उसके कदमों में आत्मविश्वास नहीं था। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे चल रहा है। कभी सूखे पत्ते खड़खड़ाते, कभी हवा उसकी गर्दन छूकर निकल जाती, कभी लगता कोई अदृश्य उंगली उसकी पीठ छूकर फिसल गई हो। वो मुड़ा, छाया नहीं थी, पर एहसास था, और यही एहसास उसे तेजी से आगे बढ़ाता रहा। मुखिया के घर पहुंचकर उसने हल्की आवाज में दरवाजा खटखटाया। मुखिया की लालटेन की रोशनी भीतर से झिलमिलाई और बुजुर्ग आवाज ने पूछा, कौन? मैं ठग। जरूरी बात है, बहुत जरूरी। मुखिया ने दरवाजा खोला, आंखें थकी हुई पर डर से चमकती हुई। ठग अंदर गया और धीमे स्वर में बोला, आप गांव के मुखिया हैं, आपको सच जानने का हक है। पंडित कुछ छुपा रहा है, हम सबको उससे खतरा है। मुखिया ने भौं से कोड़ ली। कह क्या रहा है तू? ठग ने सांस गहरी ली और अब उसके शब्द ज्यादा साहसी हुए, जैसे उसने तय कर लिया हो कि आज रात झूठ ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। वो रात याद है ना, जब भोला गायब हुआ? पंडित कहता है वह मंदिर में था, पर सच ये है कि वो भोला के साथ कुएं के पास था और उसने उसे धक्का। मुखिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आंखों में अविश्वास और डर दोनों थे। ये तू कह रहा है या तेरी घबराहट? ठग झट झुका, भय और अभिनय का मिश्रण करते हुए बोला, मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मुखिया। अगर भोला की आत्मा वापस आई है तो क्यों? क्योंकि कोई बड़ा पाप हुआ है और वो पाप पंडित का है। उसने ही भोला को उकसाया था, उसने ही। वाक्य पूरा होने से पहले कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मुखिया के पीछे की लालटेन एकदम धीमी पड़ गई, जैसे उसकी लौ किसी ने उंगलियों से दबा दी है। ठग के माथे से पसीना बहने लगा।
उसने कांपती आवाज में कहा, देखा, ये संकेत है। आत्मा चाहती है कि हम पंडित से सवाल करें, नहीं तो वो और बड़ा वार करेगी। और बड़ा वार, ये शब्द मुखिया के कानों में हथौड़े जैसे लगे। बाहर हवा की दिशा बदल गई थी। पीछे से किसी के चलने जैसी पदचाप, पर सिर्फ आवाज, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठग ने इसे मौका समझकर अगला झूठ और जोर से फेंका। अगर आज ही पंडित को गांव की चौपाल में बुलाकर उसे सच न निकलवाया तो आत्मा अगला शिकार खुद चुनेगी, और कौन होगा ये हम नहीं जान पाएंगे। मुखिया अब गंभीर था, चेहरे पर भय से जमी लकीरें। ठग ने उसकी आंखों का डर पढ़ लिया और खुद थोड़ा सीधा होकर बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आत्माएं कैसे शांत होती हैं। बस पंडित को रोको, पूछो और सच निकलवा लो। ये योजना सिर्फ गांव को पंडित के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं थी। ये ठग की अपनी खाल बचाने की कोशिश थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अगर पंडित गिरा तो भोला मुझसे दूर रहेगा, शायद मुझे बख्श दे। पर बाहर दरवाजे के ठीक पीछे एक बेहद धीमी खुरदरी आवाज फुसफुसाई, झूठ झूठ झूठ। ठग का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। मुखिया ने चौंक कर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा, जो इस बार ठंडी नहीं, किसी की सांस जैसी लग रही थी। ठग का गला सूख गया। योजना बन गई थी, वार तय हो चुका था। पर ठग ये नहीं जानता था कि आत्माएं योजनाओं से नहीं डरती, सच से डरते हैं इंसान। और सच अब उसकी तरफ बहुत तेजी से आने वाला था। जहां कभी बच्चों की हंसी मिलती थी और बूढ़े लोग बीड़ी सुलगाते हुए किस्से सुनाते थे, वहां आज हवा ठहरी हुई थी, कठोर, भारी और किसी अदृश्य डर से भरी। चौपाल के बीच में लालटेनें टांगी गई थीं, पर उनकी लौ वैसी तेज नहीं थी। कभी कांपती, कभी लंबी हो जाती, मानो अंधेरा बराबरी से लड़ाई कर रहा हो और हार मानने से इनकार कर रहा हो। गांव वाले गोल घेरा बनाकर खड़े थे, कुछ के चेहरे में बेचैनी, कुछ में गुस्सा, पर सब में एक ही बात, कुछ बड़ा होने वाला है। मुखिया सबसे आगे खड़ा था, उसके हाथों की नसें खींची हुई थीं, और उसके दाहिने ओर ठग खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा डरने का नाटक, थोड़ा भीतर का असल डर। पंडित को लाया गया, धीरे धीरे, 2 आदमियों के सहारे। उसका चेहरा रात जितना थका हुआ था, मानो नींद नहीं, पछतावे ने उसे कुतर कुतर कर खोखला कर दिया हो। लोगों ने उसके लिए जगह बनाई, पर उसके कदम रखते ही घेरा थोड़ा और पीछे खिसक गया, जैसे लोग उसके पास आने से भी डर रहे हों। पंडित की निगाहें हर जगह दौड़ रही थीं। वो किसी एक चेहरे पर टिक नहीं पा रहा था, जैसे उसे लगता हो कि कहीं भी, कभी भी वही छाया उसे पकड़ लेगी। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, पंडित, आज तू सच बताएगा, भोला की मौत के पीछे क्या था? ये शब्द सुनते ही चौपाल में एक सिहरन फैल गई, मानो सच का नाम लेना भी किसी को पसंद न आया हो। पंडित ने होंठ खोले, पर आवाज बाहर नहीं निकली। कई सेकंड बाद उसने बमुश्किल कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ठग ने वहीं से ताना मारते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल नहीं किया। बस उस रात भोला के साथ था, बस ताबीज तूने दिया था, बस तूने ही। चुप! पंडित की आवाज अचानक तेज हुई, जैसे किसी जख्म पर अचानक चाकू चला दिया गया हो। पर ठग का चेहरा खिल उठा। यही मौका था, यही आग थी जिसे उसे और बढ़ाना था। वह आगे आया, नाटकीय अंदाज में जमीन पर बैठ गया और आवाज को कांपती बनाते हुए बोला, गांव वालों, मेरा कसूर है कि मैंने देर से सच बताया, पर अब जानता हूं, अगर आज न बोला तो हम सब खतरे में हैं। आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। ये पंडित ही था जिसने अचानक लालटेनें एक साथ कांप उठी। एक पल के लिए लौ नीली हो गई और चौपाल के कोने से एक अनजानी, बेहद धीमी आवाज आई, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, पर गला मिट्टी से भरा हो। लोगों ने एक दूसरे को देखा, कई ने अपने गमछे मुंह पर कस लिए। ठग ने फिर कहा, देखा, ये वही संकेत है, भोला चाहता है हम पंडित को। पंडित ने उसकी बात काट दी, ये मेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए है। तूने झूठ बोला है, तूने ही उसे मारा, तूने ही। ठग पंडित पर चिल्लाया, आत्मा तुझसे नाराज है, तू बस डर छुपा रहा है। लोग अब 2 हिस्सों में बंट गए। कोई पंडित को दोषी मान रहा था, कोई ठग को, और कुछ लोग चुप थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं टूटते रिश्तों की दरारों में अचानक हवा बदल गई। एक ठंडी लहर चौपाल से गुजरी, ऐसी ठंडी कि कई लोगों ने बिना चाहे कांप कर अपने हाथ पकड़ लिए। लालटेनें हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें तेज धक्का दिया हो, और बीच में खड़े पंडित ने महसूस किया किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, पर स्पर्श इतना साफ था कि उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो आ गया। पंडित ने कांपते हुए कहा, वो यहाँ है।
लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया। कई को लगा कि उनके पैरों के नीचे जमीन थोड़ी हिल रही है, किसी को लगा किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, और ठग उसने अपने पसीने से भीगे हाथ पोंछते हुए अचानक महसूस किया कि उसकी कलाई पर कुछ खींचा है, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने चीख मार दी, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। लोगों ने उसे घूरा, पर ठग के हाथ पर वास्तव में उभरता लाल निशान देखकर सबकी आंखें फैल गईं। कोई दिख नहीं रहा था, पर निशान गहरा होता जा रहा था। मुखिया ने घबराकर कहा, ये क्या है? पंडित लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये वही है जो सच छुपाने वालों को नहीं छोड़ता। चौपाल की हवा अब आग बनी थी, डर की आग, शक की आग, आत्माओं की आग, जो फैल रही थी, फूट रही थी और किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। रिश्ते टूट रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे, और भोला का साया अब सिर्फ डर नहीं, एक फैसला बन रहा था, सच का फटता दरवाजा। किसी ने न सोचा था, कम से कम इस तरह, इतने सीधे, इतने नंगे रूप में, कि हवा तक चीख उठे और चौपाल की मिट्टी भी डर से दरक जाए। ठग अभी भी अपनी कलाई पकड़कर कराह रहा था। उस पर उभरता लाल निशान अब किसी उंगली की पकड़ जैसा साफ दिखने लगा था। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। किसी ने मन ही मन मंत्र बुदबुदाए, किसी ने गले का ताबीज कसकर पकड़ा, पर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पंडित, जो थोड़ी देर पहले ठग पर इल्जाम फेंक रहा था, अब धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। उसकी आंखें चौड़े डर से खुली थीं और सांसें इतनी तेज कि मानो सीना फट जाए। मुखिया चिल्लाया, किसका खेल है ये? कौन है यहाँ? सामने आ! पर उसकी आवाज हवा की एक दबी हुई परत से टकराकर ऐसे लौटी मानो किसी ने उसे मुट्ठी में दबाकर वापस फेंक दिया हो। अचानक दनन, पीछे से चौपाल के पुराने लकड़ी के कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से हिल गया। एक पल में पूरा गांव वो शोर मुड़ गया। दरवाजा अकेला था, उस कमरे में कोई नहीं जाता था। वहां कुछ पुराने दस्तावेज, 2-3 टूटे आसन और मुखिया के पिता की पुरानी चौकी थी। वहां कोई नहीं होना चाहिए था, फिर भी ठक ठक ठक, अंदर से आने वाली हल्की पर बेहद साफ टक्कर की आवाजों ने गांव वालों के पैरों से जमीन खींच ली। किसी ने फुसफुसाया, किसी ने दरवाजा पीटा है, पर अंदर तो कोई। वाक्य पूरा होने से पहले धाड़, दरवाजा आधा टूटकर बाहर की ओर झूल गया। उससे मिट्टी और धूल की मोटी परत उड़ी और लालटें ऐसे कांपी जैसे उन्हें गिर जाने का डर हो। लोग पीछे हट गए। कुछ ने चीख को गले में ही रोक लिया, कुछ के मुंह से हल्की सिसकारियां निकली, क्योंकि दरवाजे के टूटते ही अंदर रखा पुराना आसन धीरे धीरे आगे खिसकने लगा, वो भी अपने आप। उसका खुरचना, वो आवाज जो नाखूनों को खड़ा कर दे, अब पूरे चौपाल में गूंज रही थी। ठग एकदम घुटनों पर गिर पड़ा। न, ये वो है, भोला आया है। पर पंडित की नजरें आसन पर नहीं थीं। वह उस कमरे की दाईं दीवार को घूर रहा था, जहां धूल के बीच एक उभरी हुई रेखा धीरे धीरे फैलती जा रही थी, जैसे किसी ने उंगली से दीवार पर कुछ लिखा हो। धीरे, बहुत धीरे रेखा एक शब्द बन गई, झूठ, और उसके नीचे दूसरा, जिसे पढ़ने के बाद गांव की हवा खुद डगमगाई। दोनों। चौपाल में एक लंबी सन्नाटेदार खामोशी छाई, जिसमें सिर्फ लोगों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। मुखिया आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियों तक में उतर गई। पंडित ने कांपते स्वर में कहा, वो बता रहा है कि हम दोनों झूठे हैं। ठग ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा हिस्सा छोटा था, तू ही असली। लेकिन उसके बोलते ही दीवार पर बनी रेखाएं अचानक और गहरी हो गईं, मानो किसी ने गुस्से में उन्हें फिर से दबाकर खरोंच दिया हो। तीसरा शब्द उभरा, कुएं। अब लोगों की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे पर डर से अधिक सदमा था। कुएं? कौन सा कुआं? क्या हुआ था वहां? गांव की एक बुजुर्ग औरत, जो अब तक चुप थी, सिसकती हुई बोली, भोला आखिरी बार कुएं के पास ही देखा गया था। ठग ने घबरा कर सिर झुका लिया। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कोई मंत्र बोलने की कोशिश कर रहा था, जो उसे खुद भी याद नहीं। पंडित अब कांपते हुए पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में अपराध का बोझ झलक रहा था, जैसे दीवार के शब्दों ने उसके भीतर का छिपा सच चीर दिया हो। मुखिया सुबकती आवाज में बोला, दोनों, मतलब ये दोनों। इसके जिम्मेदार। चौपाल की हवा में आग बढ़ती जा रही थी, आरोपों की आग, सच की आग, आत्मा की आग। और तभी कुएं की दिशा से एक लंबी, भारी और बिल्कुल मानवीय नहीं सी चीख सुनाई दी। गांव की रीढ़ तक टूट गई। सब लोग उधर देखने लगे। लालटें बुझने लगीं, एक एक कर। अंधेरा चौपाल के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगा, और उस चीख के बाद एक वाक्य हवा में तैर गया,
धीमा मगर चुभने वाला। अब कोई नहीं बचेगा बिना सच बताए। कुएं की दिशा से आती वह चीख कुछ ही पल में गांव की हर दीवार, हर सांस, हर डर को अपने साथ समेटने लगी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई पीड़ा वापस लौटकर हिसाब मांग रही हो। गांव वाले ठिठक कर एक दूसरे से चिपक गए। लालटेन की बत्ती कांप रही थी, मानो रोशनी भी डर कर पीछे हटना चाहती हो। पंडित और ठग दोनों वहीं जमीन पर जमे थे। सिर्फ सांसों का कांपना बता रहा था कि वे अभी जीवित हैं। मुखिया ने कांपते स्वर में सबको पीछे रहने को कहा और खुद कुएं की ओर बढ़ने लगा, पर 2 कदम चलकर ही उसके घुटने जवाब दे गए, क्योंकि अंधेरे से कोई आहट धीरे धीरे आगे बढ़ती उसी की ओर आ रही थी। नंगे पैरों की खुरदुरी ध्वनि, मिट्टी की चरमराहट और फिर एक परछाई, लंबी, टेढ़ी, लगभग इंसानी पर भारी, कुएं की दीवार से अलग होकर धीरे धीरे खुले मैदान में उतरी। लोगों ने सांसें रोक ली। परछाई मुंह खोले आवाज निकालने ही वाली थी कि तभी पंडित अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भय था, पर उससे भी ज्यादा एक निर्णय की जिद, जो देर से सही मगर पक्का हो चुका था। वह ठग की ओर मुड़ा और बोला, अब और नहीं, सच को बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे हम दोनों क्यों न जल जाएं। ठग ने डर से सिर हिलाया। नहीं, जो तू सोच रहा है मत कर, हम बच सकते हैं। पर पंडित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह आगे बढ़ा, परछाई और गांव वालों के बीच खड़ा हो गया, सिर्फ उसकी दुबली सी देह और एक टूटी हिम्मत। भोला, उसने पहली बार नाम पुकारा। सुन ले, उस रात वो सिर्फ तू और ठग नहीं था, मैं भी था। मैंने भी झूठ बोला और तेरी चीख को अपने चतुराई के ताबीज में छिपा दिया। भीड़ में डर के साथ अविश्वास भी फट पड़ा। कई लोग एक दूसरे को देखते रह गए। उनका साधु सा, शांत, बुद्धिमान पंडित ऐसा पाप कैसे कर सकता था। परछाई एक पल को ठिठकी, जैसे उसकी सांसें बदल गई हो, जैसे गुस्सा थोड़ा थम गया हो और किसी पुराने दर्द की धूल उड़ने लगी हो। पंडित ने और कहा, हाँ, मैं ही था जिसने ठग की चाल को गांव से छिपाया, क्योंकि मुझे डर था कि सच मेरे ऊपर भी आएगा। लेकिन अब मैं नहीं भागूंगा। उसने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में जोड़ा, अगर तेरी शांति मेरी सजा से आती है तो मैं तैयार हूँ। ठग पीछे से चिल्लाया, झूठ मत बोल पंडित, सब मेरे सिर डाल देगा। पर पंडित तेजी से मुड़ा और उसकी आवाज में ऐसी कड़वाहट थी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। तू भी बोलेगा, सच आधा नहीं होता। ठग पूरा बोलेगा आज। ठग जमीन पर गिर पड़ा। उसके भीतर का डर अब गुनाह से भी बड़ा लग रहा था। उसने थरथराती आवाज में कहा, हम दोनों ने भोले को डराया था, कुएं के पास ले जाकर पैसे चोरी के शक में, बस डराना था, मारना नहीं। कई गांव वाले रो पड़े। मुखिया ने माथा पकड़ लिया। ठग ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर वो फिसल गया कुएं के अंदर और हम दोनों भाग गए। जैसे ही आखिरी शब्द निकले, परछाई के भीतर फैली काली धुंध धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, जैसे कोई थका हुआ घायल आत्मा आखिरकार अपना बोझ उतार रही हो। उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी, हवा में घुलने लगी और एक शांत, बहुत हल्की मगर साफ आवाज फुसफुसाई, अब शांति है, क्योंकि सच बाहर है। और परछाई वहीं विलीन हो गई। गांव में पहली बार चीख की जगह एक भारी लंबी चुप्पी उतर आई। लोगों की आंखें नम थीं। अपराध का बोझ अकेला नहीं था, अब वह सभी पर बराबर बैठा था। मुखिया ने कांपते हुए आदेश दिया, दोनों को दंड दिया जाएगा, पर उससे भी ज्यादा हम इस गांव को अब झूठ के डर से नहीं, सच की सीख से चलाएंगे। पंडित मुस्कुराया, एक टूटी, कड़वी पर सच्ची मुस्कान। देर से सही, वह बोला, पर सच्चाई की जीत यही है कि वो चोट पहुंचाती है पर बचाती भी है। ठग सिर झुकाए रोता रहा। पंडित ने भी खुद को समर्पित कर दिया। गांव ने दोनों को क्षमा तो नहीं दी, पर सच का सम्मान पहली बार इतनी गहराई से किया गया कि हवा भी हल्की हो गई। और इस तरह यह कहानी खत्म हुई किसी चमकदार विजय से नहीं, बल्कि एक कड़वी सीख से कि बुद्धि की असली जीत कभी चतुराई में नहीं होती, वह तो सच स्वीकार करने की हिम्मत में छिपी होती है। और जिस रात सच का दरवाजा फटता है, वहां से लौटने वाले कभी वही इंसान नहीं रहते जो अंदर गए थे।